नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है शेल्टर होम केस। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कानपुर शेल्टर होम केस। 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में चाइल्ड केयर संस्थाओं में बेहतर सुविधाओं की मांग की गई है। वकील अपर्णा भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर शेल्टर होम मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील अपर्णा भट्ट की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है और साथ ही साथ इस याचिका के माध्यम से ये मांग की गई है कि चाइल्ड केयर संस्थाओं में सुविधाओं को बेहतर किया जाए। वकील अपर्णा भट्ट ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जिक्र किया है कानपुर शेल्टर होम का, जहां पर 57 लड़कियों की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर लगातार सुर्खियों में रही। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका दाखिल की गई है वकील अपर्णा भट्ट की तरफ से और चाइल्ड केयर संस्थाओं में बेहतर सुविधाओं की मांग की गई है इस याचिका में। संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी है? आज देखिए, साफ तौर से कानपुर का जो मामला था कोविड संक्रमण को लेकर, जिस तरह तमाम जो कानपुर के जो शेल्टर होम है जिसमें 57 नाबालिग लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, ये एक सनसनीखेज मामला था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि याचिका अपर्णा भट्ट जो अमाइकस क्यूरी है शेल्टर होम के मामले में, उन्होंने दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में साफ तौर से कहा है कि जो शेल्टर होम है उनके देखभाल में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए कोर्ट दिशा निर्देश दे राज्य सरकारों को, और साथ ही साथ कानपुर के शेल्टर होम के अलावा देश भर में जहां भी शेल्टर होम हो वहां पर कोविड संक्रमण को लेकर किस प्रकार की तैयारी करी गई है, तमाम राज्य सरकारों से इसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब करे। सुप्रीम कोर्ट में अपर्णा भट्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह 57 में से 5 जो महिलाएं हैं वो गर्भवती हैं, वो किन कारणों से गर्भवती हुई हैं इसकी भी जांच कराई जाए। यानी कि साफ तौर से शेल्टर होम कानपुर का जो मामला है उसको लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में जब देखना होगा इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार अब आने वाले दिनों में अपना क्या कुछ जवाब देती है। लेकिन कहीं ना कहीं 57 लड़कियों का जो नाबालिग लड़कियां हैं उनका कोरोना पॉजिटिव हो जाना कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला मामला है। वैसे में राज्य सरकार कितनी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट में जवाब देती है, ये देखने वाला विषय है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग गार्ड की मौत हो गई। थाना नाका के राजेंद्र नगर में घर के बाहर ड्राइवर बस खड़ी कर चला गया था। ढलान की वजह से बस अचानक से दरवाजा तोड़कर घर में घुस गई और पीछे खड़े गार्ड को कुचल दिया। गार्ड गंगा सागर की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है? अमित, देखिए, FIR दर्ज कर ली गई है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ड्राइवर का घर नजदीक में ही था इस कोठी के और वो अपनी गाड़ी खड़ी करके घर तक गया था। उसने इतनी लापरवाही जरूर की थी कि गाड़ी को गियर में रख के हैंड ब्रेक नहीं लगाया था और ढलान होने के चलते ये मिनी बस अपने आप पीछे की ओर चली गई और जो गार्ड गंगा सागर द्विवेदी वहां तैनात थे उनको कुछ हलचल लगी तो वो गेट की तरफ ही आ रहे थे, लेकिन अचानक तेजी से वो बस दरवाजा तोड़ते हुए उनको दबा दिया बस में और इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई है। और लापरवाही भी है और हैरत अंगेज भी है। दर्दनाक है ये हादसा जिसमें सीधे तौर पर किसी की गलती नहीं है, लेकिन हाँ लापरवाही भी जरूर है जिससे कुछ उसकी जांच चली गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक दस्तावेज को उन्होंने आधार बनाकर लिखा है कि चीन के दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। ये ट्वीट आया है बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय का। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2006-2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा मिला था। दोनों के बीच समझौते तो और भी ज्यादा चौंका सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन ने पूरी यात्रा प्रायोजित की। अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए का डोनेशन मिला।
इस ट्वीट को करने के लिए अमित मालवीय ने एक दस्तावेज को आधार बनाया, जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिर पार्टी टू पार्टी रिश्ता बनाने की जरूरत क्या थी। साथ में कांग्रेस पार्टी ने एक एमओयू किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जिसके साइनिंग में राहुल गांधी स्वयं साइन कर रहे हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के साथ, और पीछे सोनिया जी खड़ी हैं और अभी वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी भी खड़े हैं, जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि पार्टी टू पार्टी ये रिश्ता क्यों बना। कांग्रेस पार्टी बताए कि अपने समय में उन्होंने 10 साल के मनमोहन सिंह के शासनकाल में और कितने दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह का एमओयू किया था। रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सवाल किया है कि आखिर पार्टी टू पार्टी संबंध बनाने की जरूरत क्या थी। बीजेपी ने इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी 45 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी के अध्याय पर कांग्रेस को घेर रही है, क्योंकि बीजेपी पर अब आरोप लगने लगा है कि बीजेपी लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तेरी इमरजेंसी बनाम मेरी इमरजेंसी की बहस छिड़ गई है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस की इमरजेंसी पर पानी पी पी कर कोसती रही है। चुनाव में भी इस मुद्दे ने खासा असर दिखाया, जिस पर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी इमरजेंसी की याद में एक वीडियो जारी कर लोकतंत्र का काला अध्याय बता रही है, जिसकी याद में बीजेपी ने अपने कार्यालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई। इस प्रदर्शनी में बीजेपी ने उन नेताओं की तस्वीरों को जगह दी है जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी भूल नहीं पाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर उनका यह ट्वीट सामने आया है। शाह ने कहा है कि एक परिवार के सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगी थी। कांग्रेस में अब भी इमरजेंसी वाली मानसिकता है। लाखों लोगों की कोशिशों से इमरजेंसी हटी थी, ये लिखा है शाह ने। आपातकाल को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। एक परिवार की राजनीतिक लिप्सा ने 1975 में आज ही के दिन लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घूंटा। आपातकाल थोपकर मां भारती को बेड़ियों में जकड़ दिया था। महामानवों को नमन, जिनके बलिदान ने लोकतंत्र की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर मां भारती को गौरव भूषित किया। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया लखनऊ में, लेकिन इस दौरान सूबे के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है और इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तो लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर जालौन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर विरोध दर्ज कराया और साथ ही महंगाई कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित तौर पर हर दिन बढ़ती कीमत के बाद अब डीजल की कीमत पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। यहाँ हर प्रकार से काफ़ी चिंता की बात है। सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण करे, ये बीएसपी की मांग है।
तेल के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया। राजभर अपने घर से साइकिल लेकर विधानसभा के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस ने राजभर को रोक दिया, जिसके विरोध में राजभर अपनी पार्टी के विधायकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सरकार के इशारे पर आज यहीं हमारे दरवाजे पर ही पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक दिया। हमारी देश के हित में, जनता के हित में जो आज डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 19 दिन में 73 साल में इतना पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। आज नेपाल के पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, चीन का देख लीजिए, पाकिस्तान जिसकी दुहाई देते हैं बार बार, पाकिस्तान में भारत से रेट 15 रुपया कम है डीजल का और 15 रुपया पेट्रोल का, लेकिन यहाँ रोज बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम। आम्रपाली ग्रुप के सैकड़ों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों से जल्दी पूछताछ की जाएगी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि आम्रपाली ग्रुप के ऊपर कई भुगतान बकाया थे, बावजूद इसके ग्रुप को नए प्रोजेक्ट की इजाजत दे दी गई। जिन अधिकारियों ने लोन देने की प्रक्रिया में मदद की, उन्हें कम कीमत पर आम्रपाली ग्रुप में फ्लैट दिए गए। इतना ही नहीं, नकद भुगतान भी किया गया। अब बैंकों के जरिए किए गए भुगतान की डिटेल भी निकाली जा रही है। बता दें कि इस मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है। लॉन्ड्रिंग मामले में निवेशकों के लिए राहत और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए आफत के संकेत मिलने लगे हैं। ईडी ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े हुए जेपी मॉर्गन ग्रुप की 187 करोड़ की संपत्तियां अटैच की है, जिसमें से 140 करोड़ रुपए अब सुप्रीम कोर्ट के रिसीवर को दी जा रही हैं, जिनको आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट में लगाकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उन सरकारी बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ होगी जिन्होंने छोटी प्रॉपर्टीज को गिरवी रख करके बड़े लोन दिए आम्रपाली ग्रुप को। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारी भी अब ईडी के रडार पर हैं, जिन्होंने पर्याप्त जमीन न होने के बावजूद आम्रपाली ग्रुप को दी थी प्रोजेक्ट्स चलाने की अनुमति और उनकी जमीनों की लीज को भी रिन्यू किया था। कैमरामैन सरजीत के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब खबर देवरिया से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग झुलस गए हैं। कलेक्ट्रेट भवन पर आकाशीय बिजली गिरी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। डीएम अमित किशोर ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देवरिया से, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की जान चली गई है। संवाददाता उमाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, क्या जानकारी है? देखिए, जिले में लगातार 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उससे जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं सबसे बड़ी बात है कि खेतों में कई किसान जो है आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं, जिसमें से अभी तक जो सूचना मिली है 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें छात्र और किसान भी बताए जा रहे हैं, साथ में आम नागरिक भी है। इसके अलावा कई लोग झुलसे हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और ये जो मौत का आंकड़ा है और बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट भवन में आकाशीय बिजली एक पेड़ पे गिरी है, जिसके बाद वो पेड़ तबाह हो गया है और कई कलेक्ट्रेट की कई खिड़कियां टूट चुकी हैं और साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल चुके हैं। जैसे ही सूचना डीएम अमित किशोर को मिली, उन्होंने तत्काल कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जो जिले में जो ये 7 मौत हुई है उनके घटनास्थल पे जाके उनका पूरा से परीक्षण किया जाए और सभी शवों का पीएम कराने के बाद जो मुख्यमंत्री की तरफ से तकरीबन 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा हुई है वो दिया जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।